नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है। और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। आज 5-7 दिन होने जा रहे हैं लगभग। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा करें। और 2 दिन तो इसमें ही लग गए कि मैं कौन सी प्रश्नावली का नोट्स तैयार करूं आपके लिए, कौन सी प्रश्नावली तैयार करूं, कौन सी का वीडियो डालूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और 1 से स्टार्ट करके आगे चलाऊंगा प्रश्नावली। अब टोटल मैथ्स चलेगा एक तरफ से, अब कोई आगे पीछे नहीं होगी प्रश्नावली, ठीक है। तो और अब टाइम टू टाइम वीडियो भी अपलोड होती रहेंगी। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, कोई कमी रहती है तो आप हमें ज़रूर बताया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। आवाज़ में या लिखने में। हाँ, थोड़ी ऐसा हो जाता है भाई, नोट्स बनाते समय कोई चीज़ अगर गलत लिखी जाती है, लेकिन समझाते समय हम उसको अवश्य एक बार सही बताएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, समतल का जो व्यापक समीकरण लिखा था वो ax + bx लिख गया था वहाँ, लेकिन बताते समय मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ था वो एकदम सही है, ax + by + cz + d = 0। तो समतल का जो व्यापक समीकरण था, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन आगे ऐसे नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है भाई, ठीक है। और आप समझदार हो, ऐसी गलतियां नहीं मानी जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहली प्रश्नावली है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि ये संयुक्त फलन है, ये प्रश्नावली कितने नंबर की आपके लिए आती है, कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके पेपर में। तो आपका जो पेपर होगा 12वीं क्लास राजस्थान बोर्ड से गणित का, उसमें पहली प्रश्नावली आती है 3 नंबर। कितने नंबर की भाई? कुल अंक इसके 3 अंक हैं। 3 अंकों की प्रश्नावली आती है, इसमें सवाल आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? एक सवाल, फर्स्ट सवाल, पहला ही सवाल आपको मिलेगा 1 नंबर का सेक्शन ए में। उसके बाद आप चले जाओ सेक्शन बी, ठीक है। और सेक्शन बी 2 नंबर के सवाल का होता है, उसमें भी आपको 1 मिलेगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के हो गए? 3 नंबर के। तो ये जो अंक आते हैं, इसके कितने अंक आते हैं इस प्रश्नावली से? 3 अंक, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। आज हम आपको इसकी कुछ परिभाषाएं और प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताएंगे, ठीक है। और अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें प्रश्नावली 1.2 और 1.3, यानी कहने का तात्पर्य है आगे का जो भी मैटर बचा होगा अगली प्रश्नावली हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा प्रश्नावलियाँ जो हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही ज़्यादा वीडियो के पार्ट बनाएंगे। तो 2 या 3 वीडियो में ही इस चैप्टर को ख़त्म करना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देंगे। संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन बता दिया आपको 3 नंबर का आता है। तो संयुक्त फलन तो है, उससे पहले आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। 11वीं क्लास में आया है समुच्चय तथा फलन, संबंध, ठीक है। संबंध और फलन आ रखा है, उसमें समुच्चय के बारे में दे रखा है, फलन के बारे में दे रखा है। तो पहले फलन की परिभाषा समझिए, जिसे फंक्शन बोलते हैं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है। इसमें 2 समुच्चय होते हैं, ए और ये बी। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से जिस संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से जिस संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, ठीक है। वही संबंध तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें संबंध हमें ऐसा देखना है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी अवयव से जुड़ा हो, तो वही कहलाएगा फलन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कभी आपसे कोई कह दे कि प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, क्या सत्य है?
भाई प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, क्या ये सही है? तो आप कह दोगे नहीं, प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं हो सकता, किंतु प्रत्येक फलन एक संबंध जरूर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक नंबर में पूछ भी सकता है आपसे अगर कह दे कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, कह दोगे एकदम सही। और आपसे कहता है कि प्रत्येक संबंध एक फलन है, तो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि फलन का मतलब होता है ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में कोई ना कोई अवयव उसका यानी प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? प्रतिबिंब बोलते हैं। बी में किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे फलन। चाहे किसी भी संबंध द्वारा हो, लेकिन बी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जैसे फलन स्मॉल एफ है, ये ए और ये क्या है? बी। तो ए में एक्स, स्मॉल एक्स अवयव है, एक्स एलिमेंट ए, और बाई एलिमेंट किसका है? बी का। तो एक्स कैसे संबंधित है? बी से, बाई से। ठीक है, अब इस बाई को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, बाई बराबर होता है, तो बाई प्राप्त कैसे हो रहा है? फंक्शन के द्वारा। फंक्शन में क्या लगा रहे हैं? एक्स। तो एफ को यानी फंक्शन को, ठीक है, फलन जो लग रहा है वो किस में लग रहा है? एक्स में लग रहा है। किस में लग रहा है? एक्स में। तो ये बन गया एफ एक्स। क्या बन गया? एफ एक्स। भाई जो फंक्शन है, जो फलन है, वो हम किस में लगा रहे हैं? एक्स के अवयवों में। तो ये बन जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स जब बन रहा है तो कहाँ पहुंच रहा है? वाई में। तो y बराबर क्या होता है? एफ एक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कई बार आपने देखा भी होगा, हम कहीं लिखा होता है y, कहीं लिखा होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर ही क्या होता है? y। कहने का मतलब x के पदों में जो समीकरण होती है वो y के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहीं से रखते हैं वो। ठीक है, अब इसे कहते क्या हैं? जो b समुच्चय है या बाई वाले अवयव हैं, तो उसे कहते हैं सहप्रांत। ठीक है, यहाँ सह डोमेन लिखा है, कोडोमेन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कोडोमेन इंग्लिश में, और इसे बोलते हैं सह प्रांत। और जो एक्स वाले अवयव वो कहलाते हैं डोमेन, इसे कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? तो प्रांत के अवयव जो होते हैं वो ए समुच्चय के होते हैं, सह प्रांत होते हैं वो कौन से होते हैं? बी समुच्चय के अवयव होते हैं। ठीक है, बी समुच्चय कहलाता है सह प्रांत। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि समुच्चय ए के अवयवों को फलन यानी एफ की सहायता से समुच्चय बी के अवयव से संबंधित किया जाए तो उसे निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं। किस प्रकार से? फंक्शन, ठीक है, फलन ए किस में संबंधित है? बी में। ठीक है, तो फलन एफ ए से किस में है? बी में। इसी पढ़ते हैं एफ सच ए टेंस टू बी। क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? एफ यानी फंक्शन, ठीक है, एफ सच, ये सच का चिन्ह होता है, ए टेंस टू बी, या हिंदी में बोल सकते हैं फलन ए से बी। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, उसका प्रांत, सह प्रांत, और तीसरी बात होती है परिसर की। क्या बात होती है? तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपली परिभाषाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। भाई फलनों के प्रांत तथा सह प्रांत। प्रांत किसे कहेंगे? सह प्रांत किसे कहेंगे? तो प्रांत में लिख दिया गया होता है डोमेन, बताया था अभी, ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव। और सह प्रांत क्या होता है? कोडोमेन, समुच्चय बी के अवयव। तो वही यदि फलन एफ ए से किस में? बी में, समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत, ठीक है, फलन एफ सच ए टेंस टू बी में, ऐसे बढ़ते हैं, फलन एफ सच ए टेंस टू बी में समुच्चय ए को, ठीक है, फलन एफ का प्रांत तथा समुच्चय बी को फलन एफ का सह प्रांत कहते हैं। याद रह जाएगा। भाई प्रांत पूछा जाए तो जो समुच्चय ए यानी सेट ए है उसके अवयव, और अगर सह प्रांत पूछा जाता है तो समुच्चय बी के अवयव।
तो ये हो गया प्रांत और सह प्रांत। इसके बाद बात आती है परिसर। तीसरा पॉइंट आपको बताया था परिसर के बारे में, परिसर यानी रेंज। तो रेंज क्या होती है भाई, सह प्रांत तो आपने बता दिया कि समुच्चय बी के अवयव होंगे, लेकिन रेंज क्या होगी? तो रेंज जिसे कहते हैं परिसर, तो कह रहा फलन एफ सच ए टेंस टू बी में समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से जुड़े हों। तो भाई परिसर में क्या आते हैं? समुच्चय बी के वे अवयव आते हैं जो समुच्चय ए के अवयवों से जुड़े हों, उन्हें फलन का परिसर कहते हैं। इसे एफ और बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए, तो एफ ए से प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा साधा ये है कि बी समुच्चय के वे अवयव जो ए समुच्चय के साथ जुड़े होंगे, ठीक है, वो अवयव कहलाएंगे परिसर। यानी उन अवयवों का अगर हम समुच्चय बना दें तो वो कहलाएगा परिसर। और अगर सेट बी को पूरा ले लेते हैं तो वो कहलाता है सह प्रांत, और सेट ए को ले ले तो कहलाता है प्रांत। ठीक है, अब थोड़ा फलनों के प्रकार की परिभाषाएं देख लेंगे। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, लेकिन फिर एक बार से हम परिभाषाओं को अपने तरीके से बताते हैं आपको। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और उम्मीद है आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये किया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर है अचर फलन। क्या है ये? कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन किसे कहते हैं भाई? फलन एफ सच ए टेंस टू बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से, यानी केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रखता है, तो उसे अचर फलन कहते हैं। ठीक है, के समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, चाहे उसमें 4 अवयव हों चाहे 5 हों, लेकिन वो समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही अवयव से सारे अवयव संबंधित हो जाएं। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंधित हो, संबंध रखता हो, तो उसे कहते हैं अचर फलन। क्या कहते हैं? अचर फलन। ठीक है भाई, देखिए हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एफ सच ए टेंस टू बी फंक्शन है। ए समुच्चय 1 2 3 4 ये अवयव दे रखे हैं, बी में ए बी सी और डी। लेकिन आप देख रहे हैं जो ए समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3 4, बी में ए बी सी डी है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव एफ के द्वारा कोई ऐसा नियम है कि 1 2 3 4 सब किससे संबंधित हो रहे हैं? इसके दूसरे वाले अवयव यानी बी से। ठीक है, तो ये कहलाएगा अचर फलन। तो अब आप पहचान लेंगे कि ए में कितने भी अवयव हों वो सारे अवयव बी में किसी एक अवयव से ही संबंध रखेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अचर फलन, यानी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर बात आती है तत्समक फलन, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। इसका क्या होता है भाई? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसमें एक ही सेट होगा। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो, तो उसे तत्समक फलन कहते हैं, अर्थात एफ सच ए टेंस टू ए। इसका कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई, आप समझ जाओ कि ए में अगर 1 2 3 4 हैं तो यहाँ भी ए होगा, और 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इस प्रकार संबंधित होगा, तो वो कहलाएगा तत्समक फलन। ठीक है, समझ गए ना भाई? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, अर्थात एफ सच ए टेंस टू ए। तीसरा नंबर आता है भाई तुल्य फलन, इक्विवेलेंट फंक्शन। दो फलन एफ तथा जी तुल्य फलन कहलाते हैं यदि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। एफ का प्रांत बराबर जी का प्रांत, आप ये दिखा दोगे जो एफ का प्रांत है वही किसका प्रांत है? जी का। दूसरा, एफ का सह प्रांत बराबर क्या? जी का सह प्रांत। तो एफ का प्रांत जी का प्रांत, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ए समुच्चय। एफ का सह प्रांत जी का सह प्रांत, इसका मतलब बी समुच्चय।
और तीसरा कह रहा है एफ एक्स बराबर जी एक्स, उनके दोनों के फंक्शन भी समान होने चाहिए, कि उनमें जो संबंध है, जो फंक्शन है, वो भी बराबर होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं तुल्य फलन है। तो एफ एक्स बराबर अगर जी एक्स है और ये सह-प्रांत और प्रांत आपस में समान हैं, तो आप कह सकते हो वो क्या है, तुल्य फलन है। ठीक है भाई। अगला नंबर है एकैकी फलन, बोलते हैं वन वन मैपिंग। वही फंक्शन को मैपिंग भी बोल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक का एक से संबंध, वन वन मैपिंग। फलन एफ सच ए टेंड्स टू बी में समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंध रखते हों या रखता है, उसे एकैकी फलन कहते हैं। भाई समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंध रखता है, ठीक है, उसे एकैकी फलन कहते हैं। कहने का मतलब वन वन तो एक डैश एक, और एकैकी का मतलब भी होता है एक का एक से। भाई समुच्चय ए का अगर एक अवयव है तो बी में भी उसका केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध होगा, दूसरा है दूसरे का दूसरे से होगा। ठीक है, नीचे देखिए इसका हमने बताया आपको, जैसे ए में 1 2 3 4 अवयव हैं, बी में ए बी सी डी हैं, एक का ए से हो गया, 2 का सी से, 3 का बी से, 4 का डी से। कहने का मतलब एक अवयव एक से संबंध होगा। ठीक है, तो ये कहलाता एकैकी। ठीक है, वन वन। उसके बाद आता बहु एक फलन, मैनी वन। बहु का मतलब बहुत का, एक का मतलब एक से, तो 2 या 2 से अधिक अवयव होंगे ए सेट के, और वो बी में केवल और केवल एक अवयव से ही संबंधित होंगे। फलन एफ सच ए टेंड्स टू बी में समुच्चय ए का कम से कम 2 अवयव। भाई समुच्चय ए के कम से कम कितने, 2 अवयव। कम से कम 2 और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो कम से कम 2 अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध रखते हों या रखते हैं, तो उसे बहु एक फलन कहते हैं। ठीक है, समुच्चय ए का कम से कम 2 अवयव, समुच्चय ए का कम से कम 2 अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध रखते हैं, तो उसे बहु एक फलन कहते हैं। इसका भी डायग्राम देखो पीछे दिया होगा, देखिए ए में वही 1 2 3 4 हैं, बी में ए बी सी डी हैं, 1 और 2 दोनों का संबंध किससे है, ए से, 3 का बी से, 4 का सी से। अब ये डी पॉइंट रह गया, तो वही आपको परिभाषा में ये बताया था कि सेट ए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में किसी न किसी अवयव से संबंध रखता होगा। ऐसा नहीं बताया था कि बी का कोई अवयव रह जाए, तो बी में तो अवयव रह सकते हैं, लेकिन ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं रहना चाहिए जिसका संबंध बी में न हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये फलन की परिभाषा होती है। सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, तभी वो फलन कहलाएगा। अगर सेट ए में कोई भी एक अवयव रह गया जिसका संबंध बी से नहीं निकल रहा है, तो उसे हम फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला है अक्षादक फलन, जिसे बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। अब अक्षादक क्या होता है, जो बात हम आपको ऊपर बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग है। फलन एफ सच ए टेंड्स टू बी में समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता हो, तो उसे अक्षादक फलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं बचेगा जो ए के अवयवों से संबंधित न हो। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से ए का प्रत्येक अवयव बी के भी प्रत्येक अवयव संबंधित होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं अक्षादक फलन। और नोट करके एक बात और बता दी अक्षादक में, कि अक्षादक फलन का चाहे परिसर निकालो चाहे सहप्रांत निकालो, दोनों ही समान होते हैं। सहप्रांत का मतलब बताया था सेट बी, क्या बताया था, सेट बी, और परिसर बताया था एफ ए, यानी वे अवयव जो बी में हैं लेकिन ए से संबंधित हों। ठीक है, बी सेट के वे अवयव जो ए से संबंधित हों, तो ये बराबर होते हैं। देखो ए में 1 2 3 4 हैं, बी में ए बी सी हो गए, तो
एक ए से, 2 बी से, और 3 और 4 दोनों किससे कर दिए, सी से। तो बी में कोई अवयव ऐसा नहीं बचा जो ए में संबंधित न हो, और ए का भी कोई अवयव ऐसा नहीं जो बी में संबंधित न हो। ठीक है, तो ये कहलाता है क्षादक फलन, जिसे कहते हैं ऑन टू मैपिंग। इसके बाद एक आता है अंतःक्षेपी फलन, इनटू मैपिंग। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, ध्यान देंगे। फलन एफ सच ए टेंस टू बी में समुच्चय बी में कम से कम, भाई सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होगा। ठीक है, कम से कम कितने, एक अवयव ऐसा अवश्य होगा जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध न रखता हो। भाई सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा बचेगा जो सेट ए यानी समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता हो, तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ध्यान देंगे भाई, 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट ए के हो गए, और बी में वही आपके ABCD हैं, लेकिन यहाँ पर देखो डी छोड़ दिया गया है, तो ये कहलाएगा अंतःक्षेपी। यहाँ पर डी है, अगर आगे ई होता तो कम से कम एक की बात की है ना, ये कम से कम बी में एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो ए का किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा, तो कहलाता है अंतःक्षेपी फलन। ध्यान रह गया ना। अब इसके बाद दो परिभाषाएं आपकी वो बच गई कि एक तो आपकी बच जाती है एक एकी अच्छादक, बहुएकी अच्छादक, फिर एक एकी अंतःक्षेपी और बहुएकी अंतःक्षेपी। तो उसका मतलब आप समझते हो, एक का एक से हो, और अच्छादक का मतलब बी का प्रतीक अवयव ए से जुड़ा हो, रेखा बी से, तो वो एक एकी अच्छादक हो जाएगा। ठीक है, और बहुएकी भी हो और अच्छादक भी हो तो बहुएकी अच्छादक हो जाएगा। तो ये परिभाषाएं लिखना मैंने उचित नहीं समझा। ठीक है, अब इसके बाद अब जो आपका टॉपिक मेन चलता है इसमें फलनों का संयोजन। भाई दो फलनों के संयोजन की कहानी चलेगी इसमें। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। यदि दो फलन f तथा g इस प्रकार हों कि f सच a टेंस टू b, a से किसमें, b में, तथा g सच b टेंस टू c। भाई f अगर a से b में है तो g किसमें, b से c। ये b पर खत्म हो रहा है, ये b से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना इस बात का, बहुत महत्व है यहाँ पर। तो GOF सच a टेंस टू किसमें होगा, c, संयोजन कहलाता है। तो f और g का संयोजन क्या हो गया, GOF। इसे पढ़ते हैं g संयोजन f। ठीक है, या g कंपोजिशन f। समझ में आ रही बात। अब चित्र के द्वारा समझिए, a से b में कौन सा फलन है, f है, और b से c में कौन सा फलन है, g है। तो भाई a में क्या होता है, x। ठीक है, x इज द एलिमेंट ऑफ a, और जब ये फंक्शन f के साथ संयोग करेगा तो बन जाएगा fx। क्या बन जाएगा, और fx बन के पहुंचेगा सेट b में। कहाँ पहुंचेगा, सेट, और सेट b में क्या होता है, y। ठीक है, अब ये जो fx बन गया वो fx किसके साथ संयोग करेगा, g के साथ, तो बन जाएगा gfx। क्या बन जाएगा, और gfx को ही लिखते हैं GOFX। क्या लिखते हैं, तो अगर a का c से निकालें तो क्या निकल के आएगा, GOF, न कि FOG। ये बहुत ही अच्छे समझना भाई। a से b में क्या फंक्शन है, f, तो आप f को x के साथ जोड़ते हो, गुणा करते हो, तो fx लिखते हो किसके बराबर, y के बराबर। तो इसमें बन गया fx। अब ये fx का काम करेगा g के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा gfx। क्या बन जाएगा, gfx। तो x को हटाओ तो ये क्या लिखा है, GOF। क्या लिखा है, तो यही GOF कहलाएगा a से c में। ठीक है, तो सीधे दिखाई दे रहा है ना, GOF सच a टेंस टू c, a से किसमें, c में। क्या बन गया, GOF। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये परिभाषाएं थी जो आपको समझ में आई होंगी। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं 1.1 पर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि f सच r टेंस टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, r टेंस टू r, तथा g सच r टेंस टू r, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में है। दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हों तो FOGX तथा GOFX का मान ज्ञात करें।
भाई इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, समझिए। पहले पार्ट में एफ एक्स का मान है 2x प्लस 3, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरे पार्ट में एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 8, जी एक्स का मान है 3x क्यू प्लस 1। तीसरे पार्ट में एफ एक्स का मान है x और जी एक्स का मान है मोड x मापांक x, ठीक है। अगले पार्ट में एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और जी एक्स का मान है 3x माइनस 4। अब समझिए इसमें हम एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स किस प्रकार से निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3, जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसलिए हम क्या करेंगे एफ ओ जी एक्स निकालेंगे, यानी एफ कंपोजिशन जी। तो ये जो कंपोजिशन होता है उसको हटा देते हैं और x को g के साथ लेके जी एक्स बनाएंगे पहले, और अगर यहीं पर आगे g हो तो जी एफ एक्स बनेगा, ठीक है। अभी आगे सवाल आ रहे हैं, समझते जाइए। तो एफ ओ जी एक्स को लिखेंगे एफ जी एक्स, क्या लिखेंगे एफ जी एक्स। अब यहाँ पर लगा दो जी एक्स का मान, तो जी एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना है, तो जी एक्स के स्थान पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एफ के अकॉर्डिंग। तो एफ एक्स का मान कितना है भाई 2x प्लस 3। अब ध्यान देना यहाँ पर x है तभी तो आपने लिखा है 2x प्लस 3, और x के स्थान पर यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि ये x है तो x है, लेकिन x के स्थान पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हो गया 2 इंटू एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। बोलो बात समझ में आ रही सभी के, ठीक है। तो एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस 3, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहीं पर आप रखोगे तो 2 लिखा हुआ है, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया प्लस के 3, 2 का गुणा कर दो अंदर, 2 का एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 5 का 2 से 10 प्लस 3, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 13, ठीक है। ये तो हो गया एफ ओ जी एक्स का मान। इसी प्रकार से जी ओ एफ एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा जी तो बाहर है, अंदर क्या बन गया एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस 3, लेकिन जी एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जी और एक्स के स्थान पर कितना टोटल यहाँ पर देखो 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो x है तभी तो एक्स स्क्वायर हुआ ये, और x के स्थान पर यहाँ कितना टोटल 2x प्लस 3, तो हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a का मान 2x है, 2x का स्क्वायर प्लस b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 2x इंटू b का मान 3 और प्लस के कितने 5 अलग लिखे हुए थे। इसका स्क्वायर कर दो 4x स्क्वायर, ये 9 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12x हो गया प्लस के 5, तो 4x स्क्वायर प्लस के 12x और 9 और 5 कितने हो गए 14, तो ये हो गया जी ओ एफ एक्स का मान। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, और जी एक्स का मान है 3x क्यू प्लस 1। तो पहले निकालना है एफ ओ जी एक्स, तो एफ जी एक्स हो गया, जी एक्स के स्थान पर जी एक्स का मान लगा दिया 3x क्यू प्लस 1, ठीक है। अब f के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाहर f बन गया, तो ये f और ये पूरा किसका काम कर रहा है x का, ठीक है। तो एफ एक्स का मान क्या होता है यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ये x के अकॉर्डिंग लग जाएगा 3x क्यू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के कितने 8, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर 3 है, इसका 2 का 3 से क्या हो जाएगा गुणा, घातों का हमेशा आपस में गुणा होता है, तो 6 हो जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 का 2 से 6x क्यू प्लस के 8, तो हो गया 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यू और 1 और 8 कितने 9, तो ये हो गया एफ ओ जी एक्स का मान। इसी प्रकार निकालना जी ओ एफ एक्स, तो फिर जी ब्रैकेट में एफ एक्स बन गया, ठीक है, कंपोजिशन हट जाता है यहाँ से। अब एफ एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, लेकिन जी एक्स का मान कितना है 3x क्यू प्लस 1, तो x के स्थान पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल क्यू,
तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो जैसे भी आपको याद रख पाओ उस प्रकार से आप याद रख लेना। तो हम सेकंड तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पर a का मान था x की पावर 2, तो a क्यू हो गया x की पावर 6, b क्यू तो 8 की पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस का कितना 1 था वो। ठीक है, x की पावर 6, 8 की पावर 3 का 512, 3 का 8 से 24, x की पावर 4, 8 का वर्ग हो गया 64 का, 3 से करेंगे 192, x की पावर 2 प्लस का 1, 3 का गुणा कर दिया 3x की पावर 6, 512 करेंगे तो हो जाएगा 1536, 24 3 72, 192 करेंगे तो 576x² प्लस कितना है लास्ट में, ये 1 था। ठीक है, ब्रैकेट के बाद था इसलिए इसमें 3 गुणा नहीं किया, ध्यान रखना। अब लिख दो सीधा 3x की पावर 6, फिर 72x की पावर 4, 576x² और एक 1536 और एक 1537, ये हो गया जी एफ एक्स का मान। और अगले दो पार्ट जो आपके बचते हैं तीसरे और चौथे वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। यदि a इज इक्वल टू सेट ए दे रखा है स्मॉल ए बी सी, सेट बी है यू वी डब्ल्यू और एफ सच ए टेंस टू बी, तथा जी क्या है बी से ए में। एफ फंक्शन है वो ए से बी में है और जो जी फंक्शन है वो बी से ए में है और निम्न प्रकार से परिभाषित हैं। स्मॉल एफ बराबर ए कॉमा बी, बी कॉमा यू और सी कॉमा डब्ल्यू। जी किस प्रकार है, यू का संबंध बी से है, वी का ए से है और डब्ल्यू का सी से है। तो कह रहा है एफ ओ जी और जी ओ एफ के मान बताइए क्या होंगे। ठीक है, एफ ओ जी के मान बताना है और जी ओ एफ के मान आपको बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, देखिए हल आपको दे रखा है, फंक्शन एफ दिया हुआ है ए कॉमा वी, बी कॉमा यू और सी कॉमा डब्ल्यू। ये किस प्रकार संबंधित है, देखिए स्ट्रक्चर इसका, सेट ए बी सी, बी में यू वी डब्ल्यू और फंक्शन किस प्रकार है ए टू बी। तो देखिए स्मॉल ए कॉमा वी, इसका मतलब हो गया ए का संबंध किससे है, बी से। ठीक है, ये तो सेट ए के अवयव हैं पहले और ये किसके हैं, बी के। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो संबंध है वो किससे है, वी से, फिर बी कॉमा यू तो बी का किससे है, यू से और सी का डब्ल्यू से। इसका मतलब हमने आपको बताया था कि y बराबर क्या होता है भाई, एफ एक्स, या f और ये x है तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया y, और y किसके होते हैं अवयव b के। तो x के अकॉर्डिंग अगर हम पहला अवयव लगाएं तो क्या लगेगा, a स्मॉल a, तो ये बन जाएगा एफ ए, क्या बन जाएगा एफ ए, और एफ ए का संबंध किससे है, वी से। तो लिख सकते हैं एफ ए बराबर बी, ऐसी एफ बी बराबर यू और एफ सी बराबर डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ रही, दोबारा समझेंगे भाई। ए में एक्स अवयव होता है और बी में होता है वाई, तो हमने आपको पीछे बताया था कि एक्स जो है एफ के साथ संबंध बनाकर बनता है एफ एक्स और किसके बराबर हो जाता है, वाई के बराबर। तो वाई बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्स के स्थान पर अगर ए रखेंगे तो हो जाएगा एफ ए, और इधर वाई में क्या किससे संबंध हो रहा है, ये वी से, तो हो गया एफ ए किसका, बी, तो एफ ए बराबर बी, एफ बी बराबर यू और एफ सी बराबर डब्ल्यू। तो ये तो है बिंब और ये क्या है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ए का प्रतिबिंब कितना है, बी, बी का प्रतिबिंब यू और सी का प्रतिबिंब डब्ल्यू। ठीक है, तथा जी आपको संबंध रखा है, यू बी से है, वी ए से है और डब्ल्यू किससे है, सी से। लेकिन जी है किस प्रकार संबंधित, तो कह रहा है जी सच बी टेंस टू ए। जी इस प्रकार है कि बी का किस में संबंध है, ए में, तो पहले बी वाले अवयव फिर ए वाले अवयव, संबंध किस प्रकार से है, तो यू बी से, वी ए से और डब्ल्यू सी से। तो यहाँ लिखेंगे जी यू किसके अकॉर्डिंग है, बी, तो जी यू बराबर बी, फिर जी वी सेकेंड वी है ना,
किसके ए और जी डब्ल्यू किसके सी। तो ये चीज़ पहले आप समझो, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ ओ जी, तो एफ ओ जी एक्स के बराबर आप क्या लिखते हो, एफ जी एक्स, ये तो आपको पता है ना एफ ओ जी एक्स बराबर क्या होता है एफ जी एक्स। तो एफ ओ जी और जी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक्स के अवयव कौन से आएंगे, तो जी की स्टार्टिंग हुई है बी सेट से, कहाँ से हुई है, ठीक है। और बी सेट में कौन कौन से अवयव हैं, यू बी डब्ल्यू, कौन से अवयव हैं, यू बी डब्ल्यू, ध्यान रखना भाई। हम बात कर रहे हैं एफ ओ जी की, तो आप लिखोगे एफ ओ जी एक्स। अब जी अंदर आया तो जी एक्स को हम मानेंगे तो जी के अकॉर्डिंग जो एक्स वाले अवयव लेंगे, किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो जी के अकॉर्डिंग एक्स वाले अवयव पहला, तो जी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बी से, किसमें, ए में, तो जो बी वाले सेट होंगे वो जी पर कार्य करेंगे, ठीक है। और जब लास्ट में एफ होगा तो एक्स वाले अवयव कार्य करेंगे ए वाले, ठीक है। एफ के लिए सेट ए के ए बी सी। तो पहला हो गया यू, तो आपने लिख दिया एफ जी यू। अब जी यू का मान देखो कितना है, बी, तो जी यू के स्थान पर जब बी लगाया तब बन गया एफ बी, क्या बन गया, और एफ बी का मान यू है, कितना है देखो, एफ बी का मान कितना है यू, एफ बी किससे है, यू से संबंधित। तो वही एफ ओ जी में यू का किससे संबंध निकल के आया, यू से। ऐसे यहाँ वी रखा तो एफ जी बी बन गया, ये एफ ए तो बी निकल आया। डब्ल्यू रखा तो एफ जी डब्ल्यू बन गया, और ये एफ सी हो गया, सी का किससे, डब्ल्यू से। तो आप यहाँ से तो उठा लो एफ ओ जी, क्या उठा लो, और एफ ओ जी के बाद यू का संबंध किससे, यू से, तो यू कॉमा यू। वी का किससे, बी से, तो वी कॉमा वी। डब्ल्यू का डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉमा, ये तो हो गया एफ ओ जी का। तथा इसी प्रकार अगर जी ओ एफ एक्स कर दें तो आप लिखोगे जी ओ एफ एक्स, तो वो हट जाएगा, जी एफ एक्स बचेगा। और जी एफ एक्स तो एफ आ गया, तो एफ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी भाई, एफ सच था ए टेंस टू बी, क्या है, तो ए बी सी, ए बी सी से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर पहला वेव आएगा ए, तो जी एफ ए, और एफ ए का मान है वी, और जी वी का मान है ए, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, जी वी का मान कितना है ए। ऐसे ही जी ओ एफ बी, तो जी एफ बी यू और ये बी, जी ओ एफ सी, तो ये एफ सी, जी डब्ल्यू और ये सी, ठीक है। तो जी ओ एफ में आ गया ए का किससे, ए से निकल के आया, बी का बी से निकल के आया, सी का सी से, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एफ सच आर प्लस यानी वास्तविक संख्याएं लेकिन धनात्मक, और माइनस लगा होता है तो ऋणात्मक, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में, तथा जी भी कैसा है आर प्लस से आर प्लस में निम्न प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर रूट एक्स है। तो जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स ज्ञात करें, क्या ये तुल्य हैं। भाई तुल्य के लिए आपको बताया था प्रांत प्रांत के बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो, तो ये तो है पहले से ही। भाई आर पॉजिटिव इसका प्रांत है, इसका भी प्रांत क्या आर पॉजिटिव है, इसका सह प्रांत भी आर पॉजिटिव है, यहाँ भी आर पॉजिटिव है। अब तीसरा पॉइंट रह गया क्या, कि जी ओ एफ एक्स एफ ओ जी एक्स के बराबर हो जाएं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो जो आपको दे रखा है उसको हमने नोट कर लिया, और यहाँ से निकालेंगे पहले जी ओ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स हो गया, एफ एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स स्क्वायर हो गया, जी एक्स का मान रूट एक्स है तो अंदर पहुंच जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, तो क्या निकल के आया एक्स, तो जी ओ एफ एक्स का मान आ गया एक्स। अब हम बात करेंगे एफ ओ जी एक्स की, तो एफ जी एक्स का मान रूट एक्स है, तो एफ के अकॉर्डिंग रूट एक्स लगाएंगे, क्योंकि एफ एक्स एक्स स्क्वायर था तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, तब भी एक्स आया। एफ ओ जी एक्स किसके बराबर आया, जी ओ एफ एक्स के, तो यहाँ लिख दिया है एफ ओ जी एक्स बराबर जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल, ये होता उल्टा है फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव, इसलिए एफ ओ जी तथा जी ओ एफ क्या होगा, तुल्य फलन है, क्योंकि एफ ओ जी और जी एफ एक्स के मान बराबर आ गए। और यही आपसे पूछा था कि जो आपने एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाले वो तुल्य हैं या नहीं, तो ये तुल्य फलन हो गए, क्योंकि इनके प्रांत प्रांत के बराबर और सह प्रांत के बराबर। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न नंबर 4 पर, यदि एफ सच आर टेंस टू आर तथा जी सच आर टेंस टू आर, दो ऐसे फलन हैं कि एफ एक्स बराबर 3x + 4, जी एक्स बराबर 1/3 x - 4,
तो एफ ओ जी एक्स तथा जी ओ एफ एक्स ज्ञात करें, साथ ही जी ओ जी वन का मान भी ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सवाल है और ये आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ है आपका, ठीक है, ध्यान देंगे। आपको दिया है एफ सच आर टेंस टू आर, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 और जी सच आर टेंस टू आर, तो जी एक्स बराबर 1/3x माइनस 4 यानी x माइनस 4/3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले एफ ओ जी एक्स की, क्योंकि हमको पहले क्या चाहिए, एफ ओ जी एक्स चाहिए, तो आपको बता रखा है अब तो आप समझ जाओगे। एफ जी एक्स का मान लगा दिया x माइनस 4/3। अब ये f के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो f का मान क्या, 3x प्लस 4, तो यहाँ तो x है भाई, लेकिन यहाँ x के अलावा क्या आ गया, x माइनस 4/3, तो 3 है, 3 लिख दिया, x के स्थान पर x माइनस 4/3 और प्लस के कितना 4, 3 से तो ये 3 काट सकते हो, ठीक है। अब काट रहे हैं हम, 3 से 3 काट दी तो क्या बचा, x माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 हटा दो, क्या बचा x। क्लियर। आगे हम निकालेंगे जी ओ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का मान कितना, 3x प्लस 4। अब जी एक्स का मान आपको बताइए, जी एक्स का मान, तो जी एक्स का मान है x माइनस 4/3। यहाँ x है तभी तो x आया, लेकिन g के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 फिर माइनस के 4/3, 4 से 4 काट दो तो 3x/3 और 3 से 3 काट दो, क्या बचा x, ठीक है, दोनों मान आ गए। अब कह रहा है कि जीओ जी1 का मान, तो पहले निकाल लो जीओ जी एक्स, तो जीओ जी एक्स का मान, जी एक्स कर लिया, जी एक्स का मान लगा दिया x माइनस 4/3। अब इसका फिर g के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो अब ध्यान रखना ये काम करेगा x का, तो ये x माइनस 4/3, एलसीएम ले लो 3 का, तो 3 का 4 से माइनस के बाहर है और 3 नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बट्टे में 9, तो x माइनस 16/9, ये जीओ जी एक्स का मान आया और हमें चाहिए था जीओ जी वन का मान। तो अब क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या लगा दो 1। हमसे पूछता कभी कभी जीओ जी जीरो का मान, तो यहाँ पर 1 हो 0 हो जितना भी हो वो x का मान लगा देंगे वही, ठीक है। तो ये जीओ जी एक्स का मान जब हमने निकाल लिया, फिर आपसे कोई भी मान पूछे, चाहे 0 का, चाहे 1 का, चाहे 5 का, तो वही काम करो, x के स्थान पर वही लगा दो। इसलिए जीओ जी वन x माइनस 16, तो 1 माइनस 16/9 बराबर माइनस के 15/9, 3 से काट दो ये 5 बार और ये 3 बार, तो माइनस के 5/3, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि एफ जी एच 3 फलन आर से आर में इस प्रकार परिभाषित हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर कॉस एक्स है तथा एच एक्स बराबर है 2x प्लस 3, ठीक है, तो एच ओ जी ओ एफ √2π का मान ज्ञात करो। तो भाई √2π तो छोड़ो, अभी जैसे आया था ना जीओ जी वन, तो हमें x के अकॉर्डिंग निकालना है पहले। तो एफ एक्स का मान दिया है, जी एक्स का दिया है, एच एक्स का दिया है, तो हमें चाहिए एच ओ जी ओ एफ एक्स, ठीक है। तो एच फिर जी और फिर क्या है एफ एक्स, तो स्टार्टिंग पीछे से करो, एफ एक्स का मान लगाया पहले आपने कितना एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया जी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स का मान कितना है कॉस एक्स है और एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ना कि कॉस स्क्वायर एक्स, ये मत लिख देना धोखे से भी, समझ में आ रही बात भाई। यहाँ पर x है तो यहाँ क्या है x, तो x के स्थान पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब h के अकॉर्डिंग लेके आ जाओ इसे, अब ये h के लिए पूरा x का मान कार्य करेगा, तो एच एक्स का मान कितना 2x प्लस 3, तो x के स्थान पर कितना है कॉस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे 2 इंटू एक्स का मान कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो हमने निकाल लिया एच ओ जी ओ एफ और x का मान, तो x के पदों में है, अतः हमें क्या चाहिए था √2π, तो x के स्थान पर लगा देंगे √2π का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2π बचेगा, cos 2π का मान होता है 1, कितना होता है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है ध्यान रखना,
cos 2 पाई का मान कितना होता है 1। अब cos 2 पाई 1 कैसे होता है समझो, cos 2 पाई का मतलब हो गया cos 360 डिग्री, और अगर 360 में +0 कर दें तो बताओ कहाँ पहुंच गए भाई। 360 में 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा, और प्रथम चतुर्थांश में आ गए तो प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होते, तो हो गया ये बराबर cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 + 3 कितना हुआ 5। क्लियर। आगे सवाल नंबर 6। यदि f तथा g निम्नकार परिभाषित हों, g और fx ज्ञात करें। f सच r टेंस टू r, fx बराबर दे रखा 2x + x की पावर -2, g सच r टेंस टू r, gx का मान दे रखा x की पावर 4 + 2x + 4। तो आप कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। fx का मान दिया उसे लिख लो, gx का मान दिया उसे लिख लो। ठीक है, तो g o fx बराबर gfx, fx का मान लगा दिए 2x + x की पावर -2। अब g के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो gx का मान देख सकते हैं x की पावर 4, और x का ये पूरा मान है, तो x के स्थान पर लगा 2x + x की पावर -2 होल पावर 4 प्लस फिर 2x है, तो 2 और फिर इंटू में वही मान पूरा प्लस के 4। तो इसको तो खोलेंगे नहीं क्योंकि पावर 4 का तो कोई आपने पढ़ा नहीं है, या तो द्विपद में लगाएंगे तो इसको यहीं छोड़ देंगे। स्क्वायर और क्यू तक होता तो खोल देते। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल है, a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। f सच r टेंस टू r, fx बराबर x² + 3x + 1 है, तथा g सच r टेंस टू r, तो gx बराबर 2x - 3। क्या ज्ञात करना है, f o gx, g o fx, f o fx और g o gx। तो 4 पार्ट आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहला काम करते हैं भाई, क्या दे रखा है उसको नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट एफ ओ जी एक्स, तो वही काम करेंगे एफ जी एक्स। अब लास्ट बार समझ लेना अच्छे से। फिर जी एक्स का मान लगा दो, कितना है 2x - 3। अब f के अकॉर्डिंग ले लो तो एफ एक्स बन गया ये पूरा। ठीक है, x² + 3x + 1 है, तो हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x - 3 प्लस का 1, ये x का मान हो गया। होल स्क्वायर खोल दो, a² + b² - 2ab, यहाँ 2 का गुणा कर दो और प्लस का 1 है ही, तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, जी ओ एफ एक्स करेंगे ऐसे ही, तो जी एफ एक्स हो गया, तो पहले एफ एक्स का मान आएगा, तो जी के अकॉर्डिंग फिर लगाएंगे तो हो जाएगा 2x + -3। ठीक है, जी एक्स का मान 2x - 3 है, तो ये पूरा x का मान कार्य करेगा। x के स्थान पर लगा दिया -3, 2 का अंदर गुणा कर दो 2x² प्लस के 6x + 2 -3, तो माइनस का ये 1 और ये 6x और ये 2x²। तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा था एफ ओ एफ एक्स, तो एफ एफ एक्स लिख दो, x का मान आ गया ये एफ एक्स का, फिर दोबारा से f के अकॉर्डिंग लगेगा, तो अब ये समझ लो x का कार्य करेगा, तो x² + 3x + 1, तो ये x के स्थान पर लग गया। a + b + c का होल स्क्वायर, याद होगा आपको, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c², फिर 2ab + 2bc और +2ca, ये होता है। इसी को लगाएंगे यहाँ पर। ध्यान रखना, a का मान x² है, b का मान 3x और c का मान 1, तो a² x की पावर 4 हो गया, b² तो 9x² हो गया, प्लस c² तो 1 का वर्ग 1। फिर आप करेंगे 2ab, तो पहले ab कितना हो गया 3x³ और 2 से और कर दो 6x³, फिर 2bc तो 6x हो गया, 2ca तो 2x², 3 का गुणा कर दो 3x² प्लस के 9x + 3 और प्लस का 1 लास्ट में है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 14x² प्लस 15x प्लस के 5। लास्ट और बचता है जी ओ जी एक्स, तो जी ओ जी एक्स का मान तो उल्टा कर देंगे g और यहाँ जी एक्स का मान 2x - 3, फिर g के अकॉर्डिंग लगाना है 2 और x का मान 2x - 3 आ जाएगा, 2 का 2 से 4x माइनस के 6 माइनस के 3 तो हो गया 4x - 9। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से समझिए, इसका PDF भी अवेलेबल है, टेलीग्राम से ले सकते हैं,
या मेरे व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको प्रोवाइड हो जाए। और वीडियो से ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप चाहो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट में हमें बताइए भी। ठीक है, और अगर कोई कमी है तो उसको भी आप बताते जाइए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।